कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 6 शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा कविता लिखी है उषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक चित्रकार भी हैं, तो इन्होंने पेंटिंग भी बनाई हुई है, ये बड़ी खूबसूरत सी। चलते हैं इनकी कविता की तरफ। यह है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाल मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। चलिए, शमशेर सिंह द्वारा लिखित है, इनका पहले जीवन परिचय ले लेते हैं। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय दिया हुआ है, चलते हैं इसको जानते हैं जरा। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था। आपकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून में ही संपन्न हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप उच्च शिक्षा प्राप्त की। आप चित्रकला प्रेमी थे, प्रसिद्ध चित्रकार। रचनाएं देखते हैं, आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करिए। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूं नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। संपादन देखिए किस चीज का किया था, उर्दू और हिंदी कोर्स का। निबंध संग्रह क्या है, निबंध संग्रह में 2 आब है। और कहानी संग्रह इनके पास है प्लाट का मोर्चा। काव्यगत विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। आपकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर व ऊंची की अद्भुत काशिदकारी का मद्दा रखती है। आपका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, अपितु भाषातीत हो जाना भी चाहता है। आप प्रेम सौंदर्य के कवि हैं। सामाजिक यथार्थ को यथास्थिति की चित्रण, प्रकृति सौंदर्य का जीवन चित्रण आपकी रचनाओं में गजब का है। भाषा शैली की बात करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा खड़ी बोली है। कथा शिल्प दोनों स्तरों पर कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव व संज्ञा विशेषण से अधिक सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को आपने दिया है। आपने कुछ शेर आत्मकथा शैली में भी कहते हैं। कविता का सार देख लेते हैं, क्या कविता में कहा गया है। तो प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले का पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य का शब्द चित्रित है, चित्रण है। कवि ने बिंबों द्वारा प्रवृत्ति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। सवेरे आकाश का रंग नीले शंख के समान था, फिर राख लिपे चौके के समान हो गया। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे काली सिल पर किसी ने केसर पीस दी हो। कुछ देर बाद सूर्य की गोरी देह नीले आकाश में झिलमिलाने लगते हैं और सूर्य बाहर निकल आता है, जिससे उषा का सम्मोहन यानी जादू टूट जाता है। अर्थात जो सौंदर्य पल प्रति पल बदल रहा था, वह तेज प्रकाश होते ही समाप्त हो जाता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रातः सवेरा नभ आकाश लिपा हुआ पोता हुआ चौका रसोई घर। संदर्भ देखते हैं। प्रातः की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रयोगवादी कवि ने उषा काल के दौरान
होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया है। व्याख्या, प्रातःकालीन आकाश के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि भोर यानी सुबह के समय का आसमान नीला शंख समान सुशोभित हो रहा था। प्रातः काल का स्वाभाविक नम वातावरण से आसमान राख से लिपे हुए रसोई के गीले चौके के समान प्रतीत हो रहा था। प्रश्न लेते हैं इसमें कुछ प्रस्तुत काव्यांश में प्रातःकालीन आकाश कैसा था। दूसरा है भोर का आकाश किसके समान नीला था। और नंबर 3 है आकाश को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। और चौथा प्रश्न है चौके के गीले होने का क्या आशय है। तो पहले इन बच्चों के उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। तो ये उत्तर है पहला आपका, प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार प्रातःकालीन आकाश नीले शंख और राख से लिपे हुए गीले चौके की तरह था। दूसरे का आंसर है भोर का आकाश नील शंख समान शोभायमान था। नंबर तीसरे का उत्तर, सूर्योदय से पूर्व प्रकाश बहुत कम होने के कारण आकाश एकदम नीला न दिखाई देकर कुछ काला सा दिखाई देता है। अतः कवि ने उस राख से लिपा हुआ चौका कहा है, यानी उसको राख से लिपा हुआ चौका का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्या ये चौथा है, पौ फटने से पहले प्रकाश कम होने के कारण नीला आकाश राख से पोते हुए गीले चौके के समान नीला कम काला अधिक लग रहा है। चौका अभी अभी राख से लिपा गया है जो सूख नहीं पाया है, इस कारण राख का कालापन ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न है काव्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। और दूसरा है उपर्युक्त काव्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं पहले का। उपर्युक्त काव्यांश में नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार है, भोर का चौका में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल एवं भावानुकूल है, शब्द सरल हैं, अधिकांश शब्द दो वर्णों के हैं, चित्रात्मक तथा बिंब प्रधान है। राख से लिपे हुए गीले चौके के बिंब द्वारा कुछ कुछ काले और नमी से पूर्ण आकाश का सफल चित्र अंकित हुआ है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। संदर्भ लेते हैं, प्रातः की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रयोगवादी कवि ने उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं, कवि आकाश में उषा के आगमन से कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। वस्तुतः वह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है, या किसी बालक के काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस दृश्य का चित्रांकन किया है। दूसरा प्रश्न है, काली सिल या स्लेट किसके प्रतीक हैं। नंबर 3 है, लाल केसर या लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। और चौथा प्रश्न है, काली सिल को लाल केसर से धुला कहने का क्या आशय है। तो चलते हैं बच्चों उत्तरों की तरफ इनके। तो पहले का उत्तर ले रहे हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सूर्योदय से पूर्व के कुछ कुछ उजले तथा कुछ कुछ धुंधले आकाश का चित्रण किया है, जिस पर उषा कालीन लालिमा का प्रभाव भी कुछ कुछ उमड़ रहा है। दूसरे का उत्तर है, काली सिल तथा स्लेट सूर्योदय से पूर्व के अंधकार युक्त आकाश के प्रतीक हैं। तीसरे का उत्तर है, लाल केसर या लाल खड़िया चाक उषा की लालिमा के प्रतीक हैं। इनके द्वारा कवि प्रकट करना चाहता है भोर के अंधकार पर उषा की लालिमा पड़ने से आकाश कुछ लाल सा दिखाई दे रहा है। नंबर 4 का उत्तर है, लाल केसर से धुलकर काली सिल कुछ कुछ
लाल हो गई है। कवि का आशय है कि भोर के अंधकार से युक्त आकाश में उषा की लालिमा झलक रही है। प्रस्तुत काव्यांश में बिंब विधान पर प्रकाश डालिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में लाल केसर में धुली काली सिल तथा लाल कड़िया चौक से मली हुई स्लेट, प्रातः कालीन झुरपुट के अंधेरे पर उषा की पड़ती हुई लालिमा के बिंब है। कवि ने इन बिंबों द्वारा अंधेरे तथा लालिमा के मिले जुले प्रातः कालीन वातावरण का चित्र उपस्थित किया है। उपर्युक्त काव्यांश में किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो चलो बच्चों देखते हैं अलंकार कौन कौन से हैं। उपर्युक्त काव्यांश में बहुत काली सिल हो गई हो तथा स्लेट पर किसी ने में उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल, केसर, स्लेट, लाल खड़िया सर्वथा नवीन उपमान है, जो प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है। आकाश को केसर से धुली काली सिल अथवा लाल कड़िया चाक मली स्लेट कहने से संदेह अलंकार है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। शब्दार्थ ले लेते हैं। नीला मीन्स नील मीन्स नीला, गौर मीन्स गोरी, झिलमिल मीन्स होता है चमकती हुई, देह मीन्स शरीर, जादू मीन्स आकर्षक, सूर्योदय मीन्स आकाश में सूर्य का निकलना। संदर्भ देखते हैं बच्चों। प्रातः की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई है। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में प्रयोगवादी कवि ने उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं। भोर के नीले आकाश पर उषा की लालिमा पड़ रही है। वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। सूर्य उदय होते ही उषा कालीन यह जादू भरा दृश्य समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य दिखाई देना बंद हो जाता है। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। कवि ने नील जल का प्रयोग किसके लिए किया है? दूसरा प्रश्न है, गौर झिलमिल देह के हिलने से कवि किस दृश्य का चित्रण करना चाहता है? नंबर 3, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। पंक्ति में जादू टूटता है का आशय स्पष्ट कीजिए। और चौथा है, सूर्योदय होने का क्या प्रभाव हुआ? तो चलिए बच्चों उत्तरों की खोज में चलते हैं इनके। तो पहले का उत्तर है, नील जल का प्रयोग कवि ने भोर कालीन आकाश के लिए किया है। नंबर 2 है, गौर झिलमिल देह के हिलने से कवि यह चित्रित करना चाहता है कि नीले आकाश में सूर्य की कुछ कुछ सुनहरी किरणें चमक रही हैं तथा हिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी सुंदरी सरोवर के नीले पानी में डुबकी लगा रही है तथा उसका गोरा शरीर पानी में झिलमिलाता हुआ हिल रहा है। नंबर 3 का उत्तर है, सूर्योदय होते ही उषा के रंग समाप्त हो जाते हैं। भोर के सुंदर प्राकृतिक दृश्य अब दिखाई नहीं देते, उषा का आकर्षण मिट जाता है। नंबर 4 है इसमें, सूर्योदय होने से पहले की लालिमा पीले तथा कुछ सफेद रंग में बदल गई है। सूर्य की किरणें आकाश में छा गई हैं, जिसके सफेद व चमकीला होने से उषा का लालिमा तथा आकाश की नीलिमा समाप्त हो गई है। दोनों के मेल से सुंदर प्राकृतिक दृश्य बन रहा था, वह भी समाप्त हो गया है। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है? तो उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सुबोध तथा भावना रूप खड़ी बोली है। इसमें कवि ने सरल तथा छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत काव्यांश
की शैली चित्रात्मक है। बिंबों का सहारा लेकर भोर के प्राकृतिक सौंदर्य को सजीव कर दिया है। दूसरे प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में अलंकारों के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों, नील जल में हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसी की में अनुप्रास अलंकार है। पद्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक है। प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में नीले रंग के प्रातः कालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है। ग्रामीण परिवेश में ही गृहिणी भोजन बनाने के बाद चौका को राख से लिपती है, जो काफी समय तक गीला ही रहता है। दूसरा, बिंब काले सिल का है। पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं करती हैं। तीसरा, बिंब काले स्लेट पर लाल खड़िया चौके मलने की क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा होती है। यह बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद है। यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। यहाँ स्थिरता का नामो निशान नहीं है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने के सूचक हैं। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। उत्तर, नई कविता में प्रयोग धर्मिता को महत्व मिला है। भाषा तथा शिल्प के स्तर पर यहाँ प्रयोग धर्मी चेतना दिखाई देती है। अभिव्यक्ति के नए रूपों को जगह देने की प्रवृत्ति मिलती है। कोष्टकों का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ कोष्टकों में लिखित पंक्ति अभी गीला पड़ा है वस्तुतः राख से लिपे हुए चौके की पूरी जानकारी देती है। यह आकाश रूपी चौके की ताजगी एवं नमी की सूचना देती है। कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है, वह भी महत्वपूर्ण दृश्य परिवर्तन की सूचना देने वाले प्रमाणित होता है। विराम चिन्ह के बाद उषा के जादू की टूटने की सूचना दी गई है। पंक्ति के बीच के स्थान बिंबों की सार्थकता को स्थापित करते हैं। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो उत्तर है, सूर्योदय नीले विशाल सरोवर से बाहर निकलती तेज आभा मंडल वाली नारी की तरह सुबह का खिलता सूरज अपनी किरणों को कोमल बनाए हुए है, जो शरीर को चुभती नहीं है। आकाश के सारे तारों को उसने बाग की माली की तरह चुनकर अपने दामन में भर लिया है और अपने प्रिय के सामने प्रेम निवेदन करने के आग्रह संबंधी विचार से उसके पूरे चेहरे पर लाली फैल गई है। सूर्यास्त का सूर्य थका हारा श्रम से धूसरित दे दिए अब विश्राम करने की इच्छा से अपनी दिनचर्या समाप्त कर रहा है। वह धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश कर रहा है। उसे निस्तेज देखकर अंधकार को अपने सूरवीरता दिखाने का अवसर मिल गया है। जो सुबह के समय डरकर भाग गया था, अब वह फिर से अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वापस आने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता बीती विभागरी जागरी और अज्ञे की बावरा अहेरी,
की पंक्तियां आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। उषा कविता के समानांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर 3 कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह भी बताइए कि कौन सी कविता आपको ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो ये पहला है उपमान, दूसरा है शब्द चयन और तीसरा है परिवेश। चलिए बच्चों आगे बढ़ के देखते हैं क्या चीज है ये। तो बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, ताजा तारा घट उषा नगरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, जो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग दी, भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक भी, लाल लाल किनिया पर जब खींचता है, जोल को बांध लेता है सभी को साथ। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है ये। छोटी छोटी चिड़िया मझोले पर परवे, बड़े बड़े पंखी दोनों वाले डील डॉल के बेडौल उड़ने जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नोटी मोटी चपटी, गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को, गोदली की धूल को, मोटरों में धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पाताग्रह, कर्णिकाकार की आलोक खिंची तन्वी रूपरेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों को, जो धुआं यों उगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हटा देंगी। सच्चिदानंद हीरानंद वासे यानी अज्ञेय जी। चलिए अब अपने आंसर की तरफ चलते हैं, उत्तर की तरफ। क्या उत्तर है यहाँ उद्धृत क्रमशः जयशंकर प्रसाद एवं अज्ञेय के काव्यद्वय एवं शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा भोर काल के चित्रण में भाव साम्यता को दृष्टिगत रखते हुए यद्यपि समान है, तथापि उपमानों के चयन में छायावादी एवं प्रयोगवादी प्रतिबिंब विधान में अंतर की स्पष्ट झलक के साथ परिवेश चित्रण की बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। शब्द चयन निश्चयन ही जयशंकर प्रसाद एवं अज्ञेय के अत्यंत परिष्कृत संस्कृत निष्ठ एवं अनुपम है, किंतु भोरकाल भाव चित्रण की सटीकता के कारण यहाँ उद्धृत जयशंकर प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरे निर्विवाद रूप से तीनों में उत्तर है। मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखित कविता है वो तीनों में सबसे सही दिखाई देती है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भोर के नव को कवि ने किन उपमानों के माध्यम से सामने रख एक नवीन चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये उत्तर है। भोर के नव को कवि ने राख से लिपा हुआ चौका, नीला शंख, बहुत ही काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो तथा स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो जैसे उपमानों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। इन बिंबों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होते प्रकृति में पल पल आ रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत किया गया है। आकाश के लिए इन उपमानों में जल तथा रंग को महत्व दिया गया है। ये उपमान नवीन तथा मौलिक है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है। तो उत्तर है बच्चों, उषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विविध रूपों में प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रति क्षण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की तेज किरणें छिटक कर अपना प्रकाश बिखेर देती हैं, जिसके प्रभाव से आकाश का नीला रंग मिट जाता है। उसकी आर्द्रता शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उषा का समाहन अर्थात जादू टूटने लगता है। अगला प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है।
उत्तर है कवि उषा के जादू को चित्रित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि सुबह नीला आकाश अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। वह नीले जल के समान प्रतीत होता है, जिससे सूर्य किसी गोरी सुंदरी की भांति झिलमिलाता जान पड़ता है। सूर्योदय होने के पश्चात यह जादू टूट जाता है। प्रश्न है, सिल और स्लेट के माध्यम से कवि किस प्रकार अपने मंतव्य को प्रकाशित करता है? तो उत्तर है ये काले सिल तथा काले स्लेट के माध्यम से कवि रात्रि की समाप्ति के साथ जाते हुए अंधकार को प्रतीक रूप में रखता है। उषा के आसमान के समय आकाश का दृश्य ऐसा है मानो काली सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो या काले स्लेट पर किसी नन्हे बालक ने लाल खड़िया चौक मल दिया हो। इस प्रकार कवि सिल और स्लेट के माध्यम से अंधकार की कालिमा को और प्रातः काल की लालिमा को सदृश्य के साथ सामने रखता है। प्रश्न है अगला हमारे पास, कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता को किन रूपों में स्पष्ट किया है? तो ये उत्तर है बच्चों, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता को विविध बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। राख से लिपा हुआ चौका पवित्रता का प्रतीक है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह में निर्मलता तथा काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो में उज्ज्वलता का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर कवि के प्रतीक, प्रेम तथा बिंब धर्मी चेतन को स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने विभिन्न प्रतीकों तथा बिंबों के माध्यम से प्रकृति के पल पल बदलते स्वरूप को स्पष्ट किया है। कविता में नीले आकाश को नीला शंख के प्रतीक के रूप में रखा है। नीला शंख अपनी स्वच्छता तथा निर्मलता के लिए उसी रूप में जाना जाता है जैसे आकाश। प्रश्न है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के अतिरिक्त अन्य किन प्रसिद्ध कवियों ने प्रातः काल के सौंदर्य को अपनी कविता का विषय बनाया है? तो उत्तर है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में प्रातः काल के सौंदर्य को स्पष्ट किया है। उनके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद तथा अज्ञे ने भी प्रातः काल की गतिविधियों तथा परिवर्तनों को स्पष्ट करने वाली कविताएं लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद ने प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी में उषा काल का मानवीकरण कर इसे एक नया रूप दिया है। प्रसाद ने उपमान भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। अज्ञे ने सूर्य को बावरा अहेरी कह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी है। यह आलोक का प्रतीक है। यहाँ आलोक की लाल लाल किरणें नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार शमशेर प्रसाद तथा अज्ञे की कविताएं प्रातः काल के सौंदर्य को प्रतीक एवं बिंबों के साथ स्पष्ट किया है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स और मैं आरिश प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।